नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और बिल्डिंग बिहार की टीम आज आपके सामने एक नए शीर्षक बिहार एंड पॉसिबिलिटीज, बिहार और संभावनाएं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुई है। सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को, सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं जो हमारे सेशन में देश होने से जुड़ते रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की धरा पर कुछ ही दिनों पहले चुनाव रूपी महापर्व गुजरा है और नई नई सरकार का गठन हुआ है। हम बिल्डिंग बिहार की टीम की तरफ से उन्हें शुभकामना देते हैं और ये कामना करते हैं कि आपके कलम से नई नई नीतियां बनेंगी और बिहार की को सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास होगा। दोस्तों, आज का के शीर्षक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया मैडम रितु जायसवाल जी। ऐसे तो वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि बिहार की इस बेटी ने अपने दृढ़ संकल्प के बिना पर बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के सिंहवाहिनी पंचायत को विकास की राह पर अग्रसर किया है। कीचड़ में डूबी उन सड़कों को का पक्कीकरण किया है। मैडम, आज के सेशन में हम आपसे संक्षेप में आपकी जिंदगी के उस घटना को जानना चाहेंगे जिसने मेट्रो सिटी में पली बढ़ी लड़की के को एक पिछड़े गांव के मुखिया बनने के संकल्प लेने की स्थिति पर मजबूर किया। हम समझना चाहेंगे कि एक मुखिया अगर सोच ले और दिल से चाह ले तो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर विकास के क्या-क्या आयाम को छू सकता है और साथ ही साथ किसी मुखिया को विकास के कार्य करने में किन-किन तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आपका और वक्त न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सिंहवाहिनी पंचायत की लोकप्रिय मुखिया रितु जायसवाल जी को कि वो इन विषयों पर अपने विचार रखें। इसके बाद हम ओपन हाउस क्वेश्चन एंड आंसर की ओर बढ़ेंगे। जी रितु जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं बिल्डिंग बिहार के सभी टीम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे और बोलने का, अपनी बातों को रखने का मौका दिया है। तो निश्चित तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूँगी। हाँ, ये बात सही है कि मैं मुखिया बनने के लिए मुखिया नहीं बनी थी कि मुझे कोई पोस्ट चाहिए और मुझे मुखिया बनना है। उसके पीछे जो कारण था वो सिर्फ और बदलाव था कि मैं उस जगह को बदलना चाहती थी और जिन चीज़ों ने मुझे, एक होता है ना कि एक उस तरफ की क्या मतलब क्यों मुझे मुखिया बनने की नौबत क्यों आई, क्यों मैं बनी एक दिल्ली में रहने वाली लाइफ को छोड़ करके या बड़े शहरों में की लाइफ को छोड़ करके गाँव में आकर के मुखिया बनना, ये पहला ही अपने आप में एक चैलेंज था। तो उसका कारण ये था कि जो पिछड़ापन या जो तकलीफ़ें मुझे वहाँ पे दिखी, शायद उन तकलीफ़ों ने और उन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे रह के काम करना चाहिए और रेदर देन कि हम किसी चीज़ को कहें कि नहीं, व्यवस्था तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकती, किसी और के ऊपर थोपने के बजाय मुझे लगा कि क्या मैं इस चीज़ को बदल सकती हूँ? क्या मैं इस जगह को बदल सकती हूँ? मैं इस चैलेंज को कितना मतलब एक्सेप्ट कर सकती हूँ? वो एक वजह रही कि मैं वहाँ पे मुखिया का इलेक्शन फाइट किया वहाँ पे मैंने। और बहुत सारी बातों के बावजूद भी, जैसे कि क्या होता है, मुखिया का इलेक्शन भी बिहार में बहुत आसान नहीं है कि आप जाएँगे और बहुत आसानी से आपके मन में आया, आप शहर में रह रही हैं और लोग प्रभावित हो जाएँगे आपसे और आपको वोट दे देंगे। बहुत मैटर करता है वहाँ पे कास्ट इक्वेशन, पैसा खर्च करना, एक दबंगता कहा जाता है कि दबंग होना चाहिए, डोमिनेट करने वाला होना चाहिए। एक छवि है बिहार में जिसके बल पे ही आप जीतते हैं, ऐसा रहा है। उसमें मेरे जैसे लोगों को आकर के वहाँ पे कॉन्टेस्ट फाइट करना चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन मुझे लगता है कि लोग हैं, अभी भी समझदार हैं, लोग समझते हैं और अच्छे लोगों को वोट करते हैं। शायद यही वजह थी कि मैं वहाँ पे अगर लड़ी मुखिया का चुनाव और मैं काफ़ी अच्छे वोट मार्जिन से जीती। तो टोटली वो एक इमोशनल डिसीज़न था, लेकिन वहीं पे एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो मेरा इमोशनल डिसीज़न था, वो जो नए लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या बदलाव के लिए आना चाहते हैं, वो उसको एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं कि शुरुआत आप ग्रासरूट लेवल से करें और धीरे-धीरे आप आगे बढ़ें, सीखते हुए चीज़ों को। बहुत-बहुत धन्यवाद रितु जी, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं और इस सेशन में अब हम Q&A की ओर बढ़ेंगे, ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर। तो एज़ अ सिटीजन हमारे पास क्या अधिकार क्षेत्र है जिससे हम मजबूर कर सकें
कि हमारे क्षेत्र का मुखिया अपने क्षेत्र में उनको कितना फंड आता है, उनके क्या-क्या अधिकार हैं, इस पर अगर आप जानकारी प्रकाश डाल सकें, तो हमें बेहतर होगा कि हम अपने क्षेत्र के मुखिया को मजबूर कर सकें काम करने के लिए। देखिए, बिहार में तकरीबन 8,500 पंचायतें हैं और वहाँ पे जो प्रॉब्लम, जैसे मैं अपनी ही बात करूंगी कि जो मुझे फेस करनी पड़ी, ऐसा नहीं होता है कि कोई काम करना नहीं चाहता है। अगर कोई इलेक्शन फाइट करता है, लड़ता है, जीतता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम नहीं करना चाहता है। उसके पास अगर आप फंड के रूप में भी लो, तो वो फंड अगर उसके पास आया है तो वो खर्च करेंगे, है ना। खासकर आप देखेंगे कि बाकी जगहों पे ऐसा दिखता है कि फंड लौट गया या पैसे आए लेकिन काम नहीं हुआ, पैसे लौट गए। लेकिन मैं आपको पंचायत के लेवल पे बताऊं तो ऐसा रेयरली, कभी बहुत कम या ना के बराबर सुनने को मिलता है कि पंचायतों को पैसा मिला लेकिन काम नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पे काम होता है, ठीक है। वहां पे चैलेंजेस क्या है जो बिहार में फेस करना पड़ा, मुझे लगता है कि एक पंचायत को एक उस तरीके से रन करना चाहिए जैसे कि एक गवर्नमेंट की तरह, ठीक है। उस तरीके से, चूंकि आपकी बॉडीज जो होती है, आपके वार्ड मेंबर्स होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, सारा कुछ आपका होता है। और वहां पे एक ग्राम सभा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पे कि आप अपने लोगों के साथ बैठ करके बात करते हैं कि क्या किस तरीके से कैसे काम होना चाहिए, ठीक है। पंचायत को आप समझ लीजिए कि वो आपका घर है, तो घर के लोग ही ये निर्णय लेंगे कि यहाँ पे काम कैसे होना चाहिए और हमें किस तरह के काम की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बिहार में क्या हुआ कि वो जो ग्राम सभा के जो पावर थे, मुखिया को जो पावर मिलना चाहिए था, उस पे कहीं ना कहीं से एक शंका व्यक्त की गई कि एक ब्लेम होता है ना कि नहीं मुखिया बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है या उससे वो करने ही नहीं देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि अगर कोई ग्रामीण सड़क बनी है, हाँ, उसका अगर आप फंड का डिफरेंसेस देखेंगे तो जो पंचायतों को जो एस्टिमेट बनता है या मिलता है बन के, और वही अगर गवर्नमेंट का कोई अगर काम है वहां पे, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिखता है कि उसी उतने ही फिट रोड के लिए वो बजट काफी, अगर RWD का है, RU का है, तो वो काफी बढ़ा हुआ बजट होता है। जैसे कि अभी आप हमारे यहाँ पे नल जल की हम बात करें, तो नल जल में अगर वही एस्टिमेट अगर पंचायत को करने के लिए दिया गया तो वो 8 लाख 10 लाख या 12 लाख का था। और जैसे ही ये हुआ कि नहीं नहीं पंचायत को नहीं, अब तो ये विभाग के द्वारा कराया जाएगा, PHD डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो वो फंड बढ़ करके 8 लाख से 28 लाख हो जाता है। तो आपको सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि है उस पर आप भरोसा करें, क्योंकि क्या होता है कि जनप्रतिनिधि को वो उन्होंने कोई एग्जाम पास करके कोई पोस्ट नहीं लिया है, उनको अपने लोगों के बीच में रहना है, उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर है, अपने लोगों का प्रेशर है, उसको अगले साल फिर से चुनाव जीतना है, उसी आधार पर जीतना है कि उसने बेहतर काम किया है। तो उसके पास एक सामाजिक प्रेशर होता है काम करने के लिए, और उसको उसी समाज के बीच में रहना होता है। तो वहां पे जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो अलग विभाग की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको अगला चुनाव भी जीतना है, ठीक है। जबकि अगर आप जाते हैं, अगर वहां पे सरकारी कर्मी है या कुछ है, तो उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना, उनको लोगों को फेस नहीं करना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि अगर कुछ कहीं कंप्लेन हो गई तो वो उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगी, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन एक पंचायत के मुखिया को के ऊपर भरोसा नहीं किया जाना, ये एक बहुत दुख वाली बात है जो बिहार सरकार के द्वारा, जो आप उनके देखेंगे कि अभी 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार के द्वारा लाई गई बिहार में, जिसमें कि नल जल की एक योजना, जिसको कि मैं सबसे फेल्योर योजना मानती हूँ। वहां पे क्या किया गया कि घरों में मतलब नल का जल जो है वो हर घर में थ्रू पाइपलाइन वो पहुंचाना है, और वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, बुरी तरीके से वो पैसे मतलब बर्बाद हुए लिटरली, क्योंकि आपको अपने जो पंचायत के लोग हैं या वार्ड मेंबर्स नहीं कराना था, तो वो वार्ड मेंबर्स और उस वार्ड के लोगों के ऊपर छोड़ना था कि वो क्या चाहते हैं, वो टैंक के थ्रू पाइपलाइन से पानी चाहते हैं या अपने घर में वो हैंडपंप लगाना चाहते हैं, हैंडपंप के साथ सोख्ता का निर्माण कराना चाहते हैं, या पाइपलाइन के साथ वो नाले का निर्माण कराना चाहते हैं। वैसे नाले का निर्माण जहां जिसकी कोई निकासी नहीं हो, कहाँ जा करके वो नाला किसकी जमीन में गिरेगा। तो ये जो लोकल चैलेंजेस होते हैं कहने का मतलब ये, प्लानिंग लोकल लेवल पे है, तो वो अगर जरूरत लोकल लेवल की है तो प्लानिंग भी लोकल लेवल की होनी चाहिए। यहाँ पे जरूरतें लोकल होती हैं और प्लानिंग ऊपर बैठ करके किया जाता है।
तो वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करना भी एक चैलेंज होता है। जिसमें अब जैसे अब हमने कहा एक नल जल का ही हमने बात किया, तो आप देखेंगे कि वहां पे जरूरी नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच आपका चलेगा। आपने एक एस्टिमेट बना दिया और आपने कहा कि पूरे बिहार में ऐसे ही सबके घरों में पानी जाएगा। जहाँ जो फ्लड प्रोन एरिया है, जैसे मैं अपनी जगह की बात करूं, बाढ़ हर साल आना है, वहां पे आपने एक स्टैंडर्ड रखा गया कि 3 फीट गड्ढा होना चाहिए नीचे की तरफ, और वहां से पाइप का कनेक्शन जाएगा, और वो भी प्लास्टिक का। और वहां पे एक जब बाढ़ आता है तो वहां 25 फीट 30-35 फीट के गड्ढे हो जाते हैं, और आपकी पाइप कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं। और वो हुआ मेरे पंचायत और सराउंडिंग जो वहां पे जितने भी ऐसे पंचायतें थी, वहां पे ये चीजें हुई। तो ये क्या था, मतलब ये जो अप्रोच है गवर्नमेंट का, वन साइज फिट्स ऑल, वो तो फ्लॉप हो गया ना, नहीं हो सकता। वहां का क्या इन्वायरमेंट है, वहां का क्या फिजिकल कंडीशन वहां पे क्या है, किस तरीके का, उसके हिसाब से ये पंचायतों पे छोड़ा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ये कमी रही कि बिहार में कि पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो इस पर आपकी कोई मीटिंग्स होती हैं सरकारों के साथ, आपकी कोई मीटिंग्स होती हैं जहां आप ये बात रेज कर सकें या इस चैलेंज को आप उठा सकें कि नहीं, इस बारे में किसी तरह का कोई भी वो पूछा नहीं गया था। यहाँ पे सीधा सीधा वो थोपा गया था, बिहार के मामले में थोपा गया था कि यही करना है आपको, नल जल ही करना है आपको, गली नाली ही पक्कीकरण करनी है। मेरी जरूरतें कुछ और हैं, लाइक मेरी जरूरतें यानी कि पंचायत की, गांव की जरूरतें कुछ और हैं। मेरा अगर मैं ये देख रही हूँ कि फ्लड के कारण मेरी सड़क जो है वो टूट गई है और उसको जल्दी ही मेंटेन नहीं किया गया, तो तुरंत वो पूरा ही मरम्मत नहीं किया तो पूरा टूट जाएगा। पर नहीं, आपको उसके मेंटेनेंस के लिए, या पिछले साल बाढ़ में जो रोड टूटी है, जो सड़कें टूटी हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप दूसरी सड़क बनाओ, क्योंकि आपको दूसरी सड़क बनाने के लिए ही पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है कि प्रॉब्लम्स मेरी है, समस्याएं मेरी हैं, तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम ग्राम सभा के माध्यम से हम देखें कि हमारा काम क्या है। ये थोपा जाना नहीं चाहिए। खुद मेरे पंचायत में मैं बात करूं तो 3 सड़कों को जो एक साल में कंस्ट्रक्ट हुआ था, फ्लड में मैंने उसको टूटते देखा, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस रोड को बचाना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ भी, कोई फंड नहीं था कि आप उस रोड को बचाएं। आपको कहा गया कि नहीं, आपको गली नाली ही करना है, आप गलियों की सड़कों का निर्माण करेंगे। तो ये चीज कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है। अतुल जी, आप अपना सवाल पूछें। धन्यवाद राहुल जी। रितु जायसवाल जी, मेरा नाम है अतुल कुमार, अभी सैन होजे कैलिफोर्निया से सुबह के 5:30-6 बजे उठ के आपके इस कॉल के लिए ज्वाइन किए हैं। मेरा सवाल ये है कि बिहार के, आप भी दिल्ली में थी और दिल्ली से आपने चूज किया कि आप बिहार के गांव में जाकर मुखिया बने, पंचायत में काम करें। तो ये काफी टफ डिसीजन था, काफी आपको कंफर्टेबल लाइफ जो भी दिल्ली में होगी सैक्रिफाइस करना होगा, फैमिली से भी थोड़ा रेजिस्टेंस होगा कि क्यों रितु जी ये क्या कर रही हो, आराम से दिल्ली में रहो, फैमिली के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर भी आपने वहां से गांव में जाने का, वो भी पंचायत में मुखिया बनकर टफ डिसीजन लिया। तो बहुत सारे बिहारी लोग पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, बैंगलोर मतलब इंडिया में बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, या बाहर में न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया में। तो उन बिहारी जिनको अप्रवासी बिहारी कहेंगे, तो उनको वापस बिहार में लाने के लिए आपके नज़र में क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को तो ब्लेम कर सकते हैं, आसान काम है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हम लोग को, और आप एज ए मुखिया हम लोग को गाइड कीजिए कि कैसे हम लोग अप्रवासी बिहारी लोग को फिर से वापस बिहार में जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हर तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं जैसे बात करूं कि ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल वे में जा करके अगर कुछ वहां पे अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये शुरुआत में अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं या कहीं और किसी अन्य कंट्री में रह रहे हैं, कहीं और किसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, आप सेटल्ड हैं अच्छी तरीके से, तो आप बच्चे आपकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप वहां पे जाके करना चाहते हैं, आपका एक इमोशनल कंसर्न दिखता है, आप चाहते हैं कि वो जगह के डेवलपमेंट के लिए आप वहां पे कुछ करें, ये सब चीजें आपके अंदर में है।
लेकिन क्या है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने फैमिली और बच्चों को लेकर के एक गांव में रहना शुरू कर दे जहाँ पे पहले से कोई इंफ्रा नहीं है या अच्छा वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। तो वो सब कुछ को देख करके जानबूझ के कोई भी मक्खी नहीं निगलता है। ये कड़वी सच्चाई हमें देखनी पड़ेगी, हम उसको देख करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी जब मैंने वहाँ के कंडीशंस देखे और मैंने कहा कि मैं यहाँ के लिए काम करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि ठीक है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ यहाँ पे शहर में रह करके, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, इनकी स्टडी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मैं देख रहा हूँ। आप जाकर के गांव में करना चाहते हैं तो आप काम करें वहां पे और हम सब आपके साथ हैं। तो ये एक सबसे पहली बात कि एक फैमिली का एक सपोर्ट वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जाके करना चाहते हैं, वहां पे रह के करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी अगर मैं कहूँ कि बिहार के गांव में आप जाएं और आप जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे जाके आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे। इवन आप अगर वहाँ पे जाकर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो भी आपको ये देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या कंडीशन है, आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चाहे वो छोटी ही इंडस्ट्रीज क्यों ना हो, वो कॉटेज इंडस्ट्री की ही हम बात करें वही क्यों ना हो, एग्रीकल्चर एग्रो इस तरह की बात करें, फैक्ट्री वगैरह लगाना या कुछ इस तरीके से अगर हम बात करते हैं जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जिस पर अगर हम टिके बने की बात करते हैं, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कम से कम हम अगर पैसा लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर वो एक होता है ना कि एक फीलिंग है कि नहीं हम सेफ है, हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पैसे बहुत मेहनत से कमाता है। तो कहीं ना कहीं से ये देखना होगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना उस चीज के लिए सपोर्टिव है, क्या वो हमें एक सिक्योरिटी दे पा रही है कि मैं वहां जाऊं तो मैं जिंदा रह जाऊं, मेरे पैसे ना लूटे, मेरी फैक्ट्री ना लूटे। ये एक सिक्योरिटी, एक सोशल सिक्योरिटी, एक हर तरीके से एक सिक्योरिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से क्या ये एक प्रश्न चिन्ह है बिहार में कि क्या ऐसा, मतलब अभी का भी अगर आप ले लें, पिछले 5 साल की बात ले लें, 10 साल की बात ले लें, 15 साल की बात ले लें, तो क्यों ऐसा रहा कि हम इसमें फेल हो गए कि हम वहाँ पे एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हम इन सालों में 10-15 सालों में हम नहीं डाल पाए। एक ही सरकार थी जबकि फिर भी हम नहीं डाल पाए। तो क्या ऐसा है कि वो रोकती है? तो कहीं ना कहीं से मैं आपको सच कहूं तो आपके खुद के अंदर में वो गट्स लाना होगा कि जो होगा मैं देख लूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कितना साथ देगी, गवर्नमेंट कितना साथ देगी, इस चीज की परवाह किए बिना आप एकदम कूद पड़े, अपने ऊपर आप चैलेंजेस लेके, ठीक है हार होगी जीत होगी, मैं एक मौका तलाशता हूँ, मैं एक कोशिश करता हूँ। मैं फ्रैंकली बताना चाहती हूँ कि आपको अपने रिस्क पे करना होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। और विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम शरद जी, आई बिलीव, राइट? शरद जी को प्लीज अनम्यूट किया जाए। नमस्कार अवनी जी, ये तो हम लोग का अहो सौभाग्य कि आप हमारे बीच में हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं शरद कुमार झा लंदन से हूँ। 25 सेकंड लूंगा कि पंचायत अगर शब्द को देखें तो मतलब कि पानी की चाहत और उसकी आयात कैसे करें। किसान प्यासा है, माने गांव घर के लोग प्यासे हैं और उनका माने कि मन का मुराद कैसे पूरा किया जाए। आप बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन में हैं और बहुत खुशी है कि आप वहाँ हैं। जैसे मखान है, चीनी मिल है, ऐसे बहुत चीज हैं जो कि माने कि जिनका आयात और विश्व चारों तरफ पहुंचाया जा सकता है, जिस पर हम भी काम कर रहे हैं। काफी हद तक काफी लोग से जुड़े हुए हैं अंदरूनी रूप से बाहर रहते हुए। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको क्या लगता है इस माध्यम में आपका क्या सोच है कि जो नहीं कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन और कैसे अपने आगे बढ़ के और लोगों का सोच बदला जाए ऊपर तक और उसको एक अलग दिशा किसी तरह दिया जाए जिससे कि आपका पॉजिटिविटी और सब में भी फैले और जागरूक हों वो लोग। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी ये है कि मान लीजिए कि आप कहीं किसी और जगह पे जाकर के कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये लगना चाहिए कि वहां मेरा अपना कौन है। एक नई जगह पे, चाहे वो बेशक आपकी जगह ही रही हो और आप काफी दिनों से अपने रूट से कट चुके हैं, हट चुके हैं, तो आप कहीं जाते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि मेरा वहां अपना कौन है, किस पे मैं भरोसा करूं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं किसको कहूँ, मेरे लिए वहां पे कौन है। जैसे ही आप उस पर आते तो सबसे पहला सवाल आपके अंदर भी, जब आपने कहा कि आप मखाना की बात की है या कुछ भी, तो आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट से पहले ये आया होगा कि ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए वहां पे कौन है, किसको मैं अपनी प्रॉब्लम्स कहूंगा, कौन लोकल स्तर पे मेरी प्रॉब्लम्स को देखेगा, हैंडल करेगा।
तो उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं तो पंचायत की मुखिया हूँ, तो मैं वही कहूंगी कि मान लो कि 62% अगर वहाँ पे जो विलेजेस हैं वहाँ के अगर मुखिया को इतना एम्पावर किया जाए, ठीक है, उनके पास इतना फंड हो, फंक्शंस हो, फंक्शनरीज हो, ये पावर उन्हें दिया जाए, वो इतना एम्पावर इन तीनों चीजों को लेकर के हम अगर रहें, और हम ये इनवाइट करें कि बीइंग अ मुखिया मैं इंश्योर करती हूँ कि आप मेरे पंचायत में आकर के इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे मैं आपके लिए हूँ, आपके लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, जो आपको यहाँ पे कठिनाई आएगी, किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है या कुछ भी काम आपको करना है, तो वहां पे मैं आपके लिए हूँ। मैं आपको ये इंश्योर अगर करती हूँ तो निश्चित तौर पे आपका एक पहला हिच जो है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि कोई स्ट्रॉन्ग लोकल व्यक्ति वहां पे है जो कि जो बदलाव मैं करना चाहती हूँ उसको वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे हर लेवल पे लगता है कि जैसे पंचायतों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप करने की जरूरत है, और हमारे पास वो चीजें हैं। मखाना की आपने बात करी, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। हमारे यहाँ का सत्तू है, जो कि हम लोगों ने क्या किया, सत्तू को एक लेबर क्लास का फूड लिया। वहीं पे बहुत ऐसे मैंने बाहर में सुना कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे कि जिम में एज ए बिफोर और आफ्टर एनर्जी ड्रिंक के तौर पे काफी अच्छे और अट्रैक्टिव पैकेज के साथ उसको लोग लॉन्च कर रहे हैं, और काफी अच्छे कीमत पे लोग वहां पे खरीद रहे हैं। इतना अच्छा एनर्जी वो हम क्यों नहीं कर पाए? दूसरे हमारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दूसरे मान रहे हैं कि मखाना बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मखाना का उत्पादन कर रहे हैं उनके हाथ में पैसे नहीं है, वो डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा। वो उसको बढ़ाने के लिए क्या सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से कि नहीं गवर्नमेंट वहां पे ये कहे कि नहीं तुम मखाना का पैदावार करो, उगाओ, यहाँ मैं हूँ कि तुम्हारी चीजों का तुम्हें सही कीमत मिले, उसके लिए मैं हूँ। ये मैं हूँ एज ए गवर्नमेंट, एज ए जनप्रतिनिधि, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और दूसरों को कौन इंश्योर करेगा कि भाई ठीक है यहाँ पे मैं हूँ? तो ये चीजें क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से टोटली इग्नोर किया गया इस चीज को? सिंघारा आप जानते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही उसका जो वैल्यू है, फ्लैक्स सीड्स बाहर में लोग उसको अपना रहे हैं कि कई बीमारियों को के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी पैदावार लोगों ने करने बंद कर दी। तो आप, लेकिन आप अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे पता है आप अपने रिस्क पे चैलेंजेस को लेकर के आप कर रहे हैं। सवाल है कमलेश जी की तरफ से। पूरे पैसे का यूटिलाइज करके हम ऐसा करके दिखा सकते हैं, जैसे कुछ ऐसा चेकलिस्ट आपने बनाया है कि मैं इस दौरान ये सब करूंगी, ये सब मेरे पास है जिसको मैं और अच्छा बनाऊंगी, ऐसा कुछ है तो आप अपना एनक्लोज कर सकते हैं। तो एक अविश्वास का जो सामना करना पड़ा वो तो मुझे ही करना पड़ा। एक पंचायत के मुखिया के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा सबसे पहला अविश्वास, मुश्किल यानी कि मैं सभी प्रधान की बात करूं, सभी ग्राम प्रधान की बात करूं, उनको भरोसा ही नहीं किया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं से जो पावर उनको मिलना चाहिए, जो फंड उनको मिलना चाहिए, तो बिहार के मामले में ये बहुत कुछ शायद आप लोगों को इधर के जो बदलाव हुए हैं इन 5 सालों में 2016 के इलेक्शन के बाद, वो शायद नहीं पता हो कि एक प्रधान वहां का, उसके पास कोई पावर छोड़ा ही नहीं गया कि वो अपने मन से कोई डिसीजन ले सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर क्या जरूरत है, मान लीजिए हमारे पीडीएस सिस्टम की हम बात करें, जहाँ पे कि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको राशन दिया जाता है, तो ब्लॉक में पैरेलली एक पोस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। एमओ है, एक मार्केटिंग ऑफिसर है, वो निर्णय लेते हैं, वो देखते हैं कि राशन सही से वितरण हो रहा है या नहीं है या क्या है, रेदर देन कि वो पंचायत के लोग देखें, वो वहां के लोग देखें, वहां का जनप्रतिनिधि है, उसको पता है कि किसको राशन कार्ड की जरूरत है और या किससे राशन कार्ड ले लेने की जरूरत है, ये उनको पता है। वो ब्लॉक में बैठे हुए एमओ को नहीं पता है कि किसकी राशन कार्ड बननी चाहिए और किसकी नहीं बननी चाहिए। तो ये एक अविश्वास। दूसरा, पैसे को का भी इस तरह से किया गया कि एक फोर्सफुली, जो एक अनटाइट फंड था उसको फोर्सफुली उसको टाइट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार कि आपको यही करना है, मैं जो कहूंगा आपको यही करना है, मेरी जरूरतें कुछ और हैं। मेरा मकान अगर बारिश आने वाली है
और वो मुझे पता है कि वो हर साल टपकता है, तो मुझे छत के मरम्मत की जरूरत है, और आप कह रहे हो कि तुम कुछ और काम करो, तुम अपने घर में डाइनिंग टेबल लगा लो या कुछ और काम करो। तो ये पंचायत की, मैं ओवरऑल घर का मतलब मेरे पंचायत की, ये मेरा पंचायत है, तो ये पंचायत के लोग निर्णय करने चाहिए कि उनकी जरूरतें क्या है, आपके द्वारा थोपा हुआ चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ज्यादा अविश्वास क्यों? एक एग्जाम्पल मैं कोरोना के टाइम का देना चाहूंगी कि जहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने पंचायतों पे भरोसा किया और वहां कोविड जिस तरह से कंट्रोल हुआ, ठीक है, जिस तरह से कंट्रोल हुआ वहां पे, वो बिल्कुल अप्रिसिएट करने वाली बात है। और किस तरह से ग्राम प्रधानों ने वो करके दिखाया जो कि स्प्रेड नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं पे बिहार में क्या हुआ कि किसी तरह का कोई पावर नहीं दिया गया, उल्टा एक पॉलिटिकल, हर चीज में जो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स और गेम ब्लेम वाली जो चीजें यहाँ पे बनती है वो बहुत बुरी है। ये कहा गया कि यहाँ पे आपको शायद मतलब आपको बहुत हंसी भी आए बात सुन करके कि ये घोषणा कर दी गई उप मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा कि पंचायतों को 9 लाख रुपए दे दिए गए हैं, वो इनिशियली कोविड को कंट्रोल करने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, पूरा अच्छी तरीके से करने के लिए और मास्क वगैरह के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए पंचायतों को 9 लाख रुपए दे दिए गए हैं, जबकि वो हकीकत से बिल्कुल परे थी। ऐसा कोई पैसा पंचायतों को दिया ही नहीं गया था, जबकि ये उप मुख्यमंत्री का वहां पे पूरा का पूरा आप उसके देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि दे दिया गया है। तो इतना झूठ, जबकि वो पंचायत का पहले से जो फंड होता है फाइनेंस का, वो पैसा था जो कि ऑलरेडी हो सकता है कि उसके द्वारा, प्रधान के द्वारा कोई सड़क बनवा लिया गया हो या किसी अन्य काम में लगा दिया गया हो वो पैसा, और ये कहना कि नहीं नहीं हमने दे दिया है। तो इतना ज्यादा क्यों मतलब अविश्वास करना ग्राम प्रधान पे, जबकि वहीं पे जिन राज्यों ने भरोसा किया वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से, लेकिन यहाँ नहीं किया गया, बिहार में कहीं पे भी नहीं किया गया, तो वो भुगतना पड़ा, काफी अच्छी तरीके से भुगतना पड़ा। और पहले ही माइग्रेशन की बात कर ले, जहाँ पे सबसे ज्यादा समस्याएं अगर आप देखें तो वहाँ पे झेलना पड़ा। जो बिहार जैसी जगह को देखेंगे तो वहाँ पे माइग्रेशन इतना ज्यादा था। कोविड के टाइम पे जिस तरह से पोल खुली है बिहार सरकार की कि किस तरह से लोग 500,000 किलोमीटर पैदल चल करके, साइकिल से, कैसे, आप लोगों ने भी दूर से न्यूज के माध्यम से सब कुछ देखा होगा कि कैसे लोग बाकी पूरे विश्व में एक समस्या को लोग झेल रहे थे, वो कोविड था। वहीं पे बिहार 2 समस्याओं को एक ही टाइम पे झेल रहा था, माइग्रेशन और कोविड, ये चैलेंजेस एक साथ में झेल रहा था। तो ये किसका फेल्योर है? और उस चीजों को क्यों नहीं इस तरह से हो सकता है कि जो पंचायतें हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तरीय, जहां से ज्यादा माइग्रेशन है, जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, जहां, क्योंकि बाहर में जो काम करने गए वो लोग कहाँ के हैं? वो गांव के लोग हैं ना, जो बाहर काम करने गए हैं, मजदूरी करने के लिए गए हो, वो बिहार के गांव के लोग हैं। तो उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक पंचायत के जो लोग हैं, जो पंचायत का मुखिया, वो ज्यादा बेहतर समझ सकता है कि मेरे कौन से लोग बाहर हैं और उसकी स्थिति क्या है, और उसको इमीडिएटली किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, वो कैसे दूर किया जाता है। क्यों नहीं वो भरोसा किया गया उस पे? जी जी, अगला सवाल आलोक जी की तरफ से रहेगा, जो FIA के प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन US के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी हैं, और बिहार झारखंड के समाज के लोग जो यहाँ US में रहते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक का भी काम करते रहे हैं। जी आलोक जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्ते अवनी जी, अभी तक मैंने आपका जो पूरा ये सुना, उसमें तो ये दिख रहा है कि लाइक आपने जो सबसे पहला जो पोजीशन लिया है एक मुखिया का, वो एक रूट है, और जिस रूट से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा प्रश्न ये है कि प्रोग्रेसिवनेस जो किसी में भी, चाहे हम लोग यहाँ अमेरिका पहुंच पाए, उसका एक की रीजन है एजुकेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन हम लोग पहुंच पाए हैं। आज के टाइम पे जो एजुकेशन का जो स्थिति है, आप मेरे से बहुत बेहतर जानती होंगी। मुखिया का उसमें मतलब कहाँ पे उनको जो है रोका जाता है, या उनका क्या योगदान नहीं हो पा रहा है सही से, कि एजुकेशन ठीक से जो प्राथमिक एजुकेशन है वही नहीं हो पा रहा है, जबकि भारत सरकार के माध्यम से और मेरे ख्याल से स्टेट सरकार दोनों का ही पूरा का पूरा एक मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दिया गया है, उसके मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल तक का देखरेख में। नहीं, कहने की बात है कि मुखिया के ऊपर छोड़ा गया, शायद मुखिया के ऊपर छोड़ा गया होता तो बहुत बेहतर हो सकता था कि टीचर्स टाइम पे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं,
और अगर उसकी पूरी अगर दी जाती अगर पूरी तरह से मुखिया को, तो मुझे लगता है कि शायद हालात इतने खराब नहीं होते। जैसे कि अगर कहीं ना कहीं से ऐसा हुआ कि शिक्षकों के साथ भी जो चीजें की गई, जैसे कि अगर हम नियोजित शिक्षकों की बात करें, सबसे पहले तो हम उन पर आए, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए रखा गया और जो काम उनका था उस काम के लायक उनको पैसे नहीं दिए गए। जैसे कि समान काम समान वेतन की बात तो बिहार में चली जो शिक्षक हैं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं से एक सबसे बड़ी समस्या, आप अगर एक शिक्षक हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको उसके बदले जो पैसे मिलने चाहिए जिससे आपका परिवार चलेगा, आप वहीं पे संतुष्ट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा अपने काम में। आप ही जो मेहनत करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं और आपको वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसके बदले आपको जो पैसा जितना मिलना चाहिए आपका मेहनत आना, वो आपको नहीं मिल रहा है, आपके साथ अगर बराबरी का हक आपको नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे पहला तो एक वहां पे आएगा। तो कहीं ना कहीं से जो बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा है और गिर क्या खत्म हो चुका है जिस तरह से, तो सरकार की तो नीयत ही नहीं लग रही है, नीयत ही नहीं लग रही है कि वो उसको ठीक भी करना चाहती है। अगर ठीक करना चाहती तो शायद बिहार की तस्वीर कुछ और होती। निश्चित तौर पे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं नियोजन इकाई के, वो मुखिया होते हैं, लेकिन अगर जैसे मैं अपने ही मामले की अगर बात करूं, तो हमारे यहाँ पर एक स्कूल का एक मामला था जिसमें कि शिक्षक सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे थे, और जब हमने वो लिख करके दिया कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, इस यहाँ पे यहाँ के लोग इनसे संतुष्ट नहीं हैं, और कई और भी बातें थी, तो हमने जब उन पे लिखी था, किसी तरह का मतलब वहां पे ट्रांसफर करने के बाद भी, वहां से ट्रांसफर करने के बाद भी 1 साल हो गए हैं, उन्होंने दूसरे स्कूल में ज्वाइन नहीं किया कि तुमको जो करना है कर लो, और उनको सैलरी आज भी मिल रही है। और मैं कम से कम 10 चिट्ठियां एडमिनिस्ट्रेशन को, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को, मिनिस्टर को मैं लिख के थक चुकी हूँ कि ये है जिनका कि ट्रांसफर मैंने 1 साल पहले किया था, इन्होंने दूसरा स्कूल जहां पे मैंने इनका ट्रांसफर किया था इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो क्यों ना इनकी सैलरी को बंद किया जाए। लेकिन आज तक आप सोचो, कम से कम 10 चिट्ठियां तो डीएम को लिखी होंगी, प्रधान सचिव को लिखी होंगी, मिनिस्टर को लिखी होंगी, और पर्सनली मैं जाके मिली हूं जा करके वहां पे। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक जो डीएम थे वहां के उस वक्त के, वो इन्वॉल्व हो गए कि नहीं इनका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका पावर नहीं है, नियोजन इकाई का पावर नहीं है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। तो आप यहाँ पे पावर शब्द क्या है वो छोड़ दो, एक सिंगल हो गया कि सरकार जैसे चाहेगी यहाँ की वो दबंगता से चलाएगी, और किसी को कोई पावर जैसी चीज नहीं दी गई है। बस किसी तरीके से वो तो मेरे जैसे लोग थे कि वहां तक पहुंचे भी और उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन अब देखो वो घर बैठ करके कह रहे हैं, वो चैलेंज करते हैं कि हम तो घर बैठ के सैलरी मिलेगी जी, सरकार हमारी है और हमें घर बैठ करके सैलरी मिलेगी, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे केस में मैं कैसे कहूँ कि मैं वहां पे बदल सकती हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि अगर एक अच्छा जनप्रतिनिधि अगर लोग चुनते हैं तो एक बदलाव जरूर होता है कि कम से कम वो उस चीज के लिए आवाज तो उठाते हैं, वो उस चीज के लिए लड़ते तो हैं, वो उस चीज के लिए कहते तो हैं। वरना तो यहाँ आवाज सुनने वाला और आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है, आपकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। आप कि जब एक मेरे जैसे जो काम करने वाली मुखिया है और मेरे जैसे मुखिया के साथ अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं तो ये रही, जिसके नहीं सुना गया तो मैं कैसे कहूँ। बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पे, so much challenge है। थैंक यू रितु जी, एंड थैंक्स आलोक जी फॉर द क्वेश्चन। अब हम अगला सवाल शशांक आनंद से लेंगे। जी शशांक आनंद। Hi, Avni ji. Good evening. Thank you for coming on our platform of Building Bihar. आपके बारे में हमने काफी सुना है थ्रू द सोशल मीडिया, कभी लाइव इंटरेक्शन ऐसे नहीं हो पाया, बट जो भी सुना है उसमें हम लोगों ने ये पाया है कि आपने पंचायत लेवल पे काफी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन कुछ उसी से रिलेटेड है कि मान लीजिए कि आपने एक पंचायत को अभी देखा है, आप एक पंचायत के ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मान लीजिए जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाती हैं तो आपके पास ये नंबर ज्यादा बड़ा होगा, 250, 500, 1000, और बिहार में कम से कम अभी 2500 पंचायत के आसपास कुछ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास क्या थॉट्स है और क्या प्लान्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल अभी, मतलब उसको आप कैसे स्केल करेंगे आप? हम जैसे हम लोग आईटी में बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो
वो आप जो आपने एक पंचायत पे किया, इसको आप वर्टिकल स्केल करके 2500 पंचायत पे अगर ये मॉडल को लाना पड़े तो आप उसको किस तरह से लेके करेंगे, क्योंकि आपके पास फिर एक पंचायत का भार नहीं रह जाएगा। 2500 पंचायत में काफी अलग डायनेमिक्स होगी, डायनेमिक्स इन द सेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जैसे आप बता रही हैं कि एमओ होते हैं, पंचायत लेवल पे मुखिया होता है, उसके बाद अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग ऑफिसर्स आ जाएंगे। बहुत तो सारे वहां पर इन चीज को कैसे आप पहुंचा पाएंगी? और उसी से रिलेटेड मेरा फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा, ताकि आप उसको भी कवर कर पाए, कि अभी जो भी सरकार की जो भी नीति है या फिर जो भी है, वो पोस्ट, मैं बोलूंगा कि पोस्ट पैंडेमिक या फिर पोस्ट अकरेंस एक्टिविटी है, काइंड ऑफ कि मान लो कि बाढ़ आया तो हमने वो दे दिया उनको, लोगों के पास नौकरियां नहीं है तो नौकरियां दे दी। पर इस समाज को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? जैसे कि आप कर्नाटक की बात करें, कोई भी सरकारी नौकरी की बात नहीं करता है वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात होती है। तो वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे होगा? बिहार एक कृषि प्रधान देश है, मतलब राज्य है, तो हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे क्या ऐसे इकोनॉमिक रिवाइवल किए जाए ताकि लोग सरकार की तरफ ना देखे कि मुझे सरकार हेल्प करे, खुद ही सस्टेनेबल कैसे बने? तो ये दोनों क्वेश्चंस आप शायद एक साथ कवर कर सकती हैं, या फिर इंडिविजुअल भी आप कवर करें तो, और यहाँ लोग सुनना चाहेंगे कि आपके क्या प्लान्स हैं और क्या थॉट्स हैं कि आप इसको कैसे स्केल करेंगी। देखिए, एक पंचायत के लिए जो मैं कहूँ कि बहुत जितना भी हो सका, अगर आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर उसके अंदर वो गट्स है, वो डेयरिंग है और किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको दिखती है कि नहीं, अगर मैंने इसको वोट किया है, सबसे पहले तो मैं एकदम वोटर्स को कहना चाहती हूँ, लोगों को कहना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिसको आप एज ए लीडर चुनते हैं उसके अंदर आप क्या क्वालिटीज आपको देखनी चाहिए, रेदर देन कि आप उसकी जाति पूछो, रेदर देन कि आप कुछ और पूछो, वो महिला है या पुरुष है या क्या है, ये आप देखो, आपको देखना चाहिए उसके अंदर क्वालिटीज हैं क्या, जिस एक्सपेक्टेशंस के लिए आप उनको चुन रहे हैं क्या वो उसको फुलफिल करेंगे, रेदर देन कि आप देखें कि नहीं ये महिला है, ये क्या कर लेगी, इनसे तो कुछ नहीं होगा, नहीं इनकी तो कोई कास्ट ही नहीं, ये तो हमारी मतलब जाति ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से सबसे पहला जो एक बदलाव की जरूरत है वो लोगों को है। जैसे मुझे क्या फेस करना पड़ा, सबसे पहले पंचायत में जब मैं आई तो सड़कें नहीं थी, ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं सड़कें तो होनी चाहिए, बिना सड़क के हम कैसे, मतलब अगर कोई मर रहा है और हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं तो कैसे हम ये कहें कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा देंगे, हम कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा जो फसल उग रहा है उसको हम बाजार तक पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास सड़कें नहीं है, ठीक है। तो ये जो था, तो सबसे पहले क्या है, सड़क बनी, सड़कें बन गई, ट्रक्स हैं वो आने लगी, तो भी एक लोगों का एक माइंडसेट मैं बता रही हूँ, पहला कि लोगों ने कहा अच्छा इससे मेरा क्या फायदा हुआ, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे मुझे क्या मिला। आपके घर के सामने से सड़क जा रही है, बन गई, जो नहीं थी, आपके खेत के बीच से होके सड़क जा रही है, आपके खेतों तक अब गाड़ी पहुंच रही है, आपके द्वारा उगाई गई सब्जी को इजीली आप मार्केट तक भेज पा रहे हैं, आपकी स्थिति पहले से बेटर हो गई। पहले आपकी सब्जी आप टोकरा लेकर के गांव में बेचते, अब आप उसको गाड़ी में डाल करके आप मंडी तक भेज पा रहे हैं, और आपकी पहले आपकी जो भी चीजें थी आप आ जा नहीं सकते थे, अब आप जा रहे हैं, तो आपका इनकम कहीं ना कहीं से अब बढ़ा, आपकी खेती का जो उपज था उसकी कीमत आपको मिलने लगी क्योंकि आप इजिली अपने फार्म प्रोड्यूस को आप मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत फायदा क्या हुआ। जैसे मैंने नोटिस किया कि जो हमारे पंचायत के जो घर थे वो धीरे धीरे मैंने एकदम से नोटिस किया कि लोग आगे से अपने मकान को तोड़ने लगे और आगे से वो एक एक कमरे की दुकान बनाने लगे। देखिए चीजें बहुत छोटी हैं, पर आप नोटिस कीजिएगा कि किसी ने क्या किया कि एक बंदा था वो बाहर दिल्ली में कहीं पे सैलून चलाते थे, तो उन्होंने अपना घर पीछे की तरफ किया, एक सैलून खोल लिया, ठीक है। एक थी वो कहीं और ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उन्होंने वहां पार्लर खोल लिया। एक और थे वो कहीं और कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा डेयरी डाला और दूध को कलेक्ट करके और उसका वो काम करने लगे। एक ने बंदा वो बाहर कहीं गैराज में काम करता था, तो उन्होंने देखा कि नहीं पंचायतों में तो बाइक चलती है, बाइकें तो खराब होती हैं, तो उसको बनाने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है, तो उसने अपना वहां पे, चूंकि वो बाइक वहां पे गैराज में काम करता था, उन्हें अपना खुद का आगे से एक दुकान खोल करके उसने खुद का एक वहां पे गैराज खोला,
बाइक को ठीक करने के लिए या ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए, जिसके लिए शहर जाना पड़ता था। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो मैं देख रही थी कि बर्तनों की दुकानें खुलने लगी, साड़ी कपड़ों की दुकानें खुलने लगी, वो एक बदलाव मैंने देखा कि सड़कों के किनारे एक एक करके दुकानें खुलने लगी। तो उसमें लोगों के द्वारा पूछा जाना कि अच्छा इसमें मेरा व्यक्तिगत क्या फायदा हुआ। तो ये थोड़ा सा वो समझाना कि तुम्हारा फायदा हुआ, तुम्हारी दुकानें खुली, तुम्हारा इनकम बढ़ा, तुम्हारी चीजों को मार्केट तक जाने का रास्ता मिला, इलेक्ट्रिसिटी आई जिसके कारण तुम अपनी चीजों को और अच्छे तरीके से रख सकते हो, फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने अपनी छोटी सी जो किराने की दुकान तुम चलाते थे, आज तुम्हारे दुकान में फ्रिज है, आइसक्रीम रख पा रहे हो, उसको बेच पा रहे हो। तो ये छोटी छोटी जो है वो हुई। तो ये एक छोटा जो किया कि चलो निश्चित तौर पे दिक्कत होती है, मैं कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो, अगर जनप्रतिनिधि है स्ट्रॉन्ग तो खींच के लाने का काम वो करता है कि मुझे किसी तरीके से फंड यहाँ चाहिए, मुझे किसी तरह से ये काम यहाँ चाहिए, मुझे तो सड़कें चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरे पंचायत में तो बिजली चाहिए ही चाहिए, मेरे पंचायत में पूरी तरीके से शौचालय बना हुआ होना चाहिए ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम जो बेसिक लेवल पे वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जब बेसिक चीजें हो गई तो मेरे दिमाग में आया कि माइग्रेशन क्यों, बाहर क्यों जाना है काम के लिए, वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी, मक्का बहुत अच्छा है, आलू बहुत अच्छा है, यकीन मानिए कि हमारे यहाँ पे आलू की जो पैदावार होती है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आलू जो हम औने पौने दाम में बेचते हैं, यहाँ पे जो चिप्स और वेफर्स बनते हैं, उसके लिए कोई छोटी सी इंडस्ट्री वहां पे क्यों नहीं लगाई जा सकती कि एक सी वाहिनी को ही एक ब्रांड बना करके सी वाहिनी के नाम से ही कोई इस तरह का कि चिप्स वगैरह जो बनाना शुरू किया, वेफर्स बनाना शुरू किया, वो वहां पे हो सकता था। ये सारी चीजें के लिए मेरी कोशिश अभी भी चल रही है और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। जैसे कॉर्न की बहुत अच्छी पैदावार है, तो हमें ये देखना चाहिए कि एक पंचायत को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, हम कैसे वहां से इकोनॉमी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, उसमें कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए और क्या क्या जरिया हो सकता है। एज ए जनप्रतिनिधि हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ही पंचायत है, वहां पे बहुत अच्छे से फिशरी को प्रमोट किया जा सकता है, तालाब खुदवाए जा सकते हैं। तो थ्रू मनरेगा अगर वहां पे हमने तालाब खुदवाए और अगर लोन वगैरह दिला करके अगर उसको फिशरी को अगर हम वहां पे डेवलप करते हैं, तो आज हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बिहार में आंध्रा से मछलियां आती हैं, ठीक है, और जबकि बिहार खुद एक बहुत बड़ा सप्लायर हो सकता है, बाहर वो मछली भेज सकता है, लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ मछली आज भी आंध्रा से आती है। तो इसका मतलब ये हो कि हमारे यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी, हमारे यहाँ की बिहार की जो मिट्टी का जो है वो बहुत अच्छी, यहाँ पे रजनीगंधा है या गेंदा है या जरवेरा है, इसकी खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन आज भी क्या होता है, कोलकाता से पूरी की पूरी ट्रेन की बॉगी यहाँ पे लगती है और इसका मतलब उतना ही पैसा हमारे यहाँ का बाहर जाता है, जो कि हमें लगा कि ये तो हम अपने यहाँ पे कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक ड्रम स्टिक्स के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती हैं ना पेड़ की, वो सब करके बहुत एक ऐसी चाय बनाई जाती है जिसमें कि काली तुलसी है और ड्रम स्टिक्स का जो लीव्स है, सहजन बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में, वो एस्थमा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह का चीजों का कई लोगों ने हमारे शुरू किए, हमारे जानने वालों ने, जिसका कि बहुत अच्छा रिटर्न उनको मिला। तो हमें ये देखना होगा कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां से कैसे हम वहां पे इकोनॉमिकली सरवाइव कर सकते हैं, कैसे हम वहां पे सेल्फ सस्टेनेबल पंचायत या उस जगह को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। क्या मेरा अप्रोच रहे कि आप जैसे लोग वहां पे आकर के इन्वेस्ट करें, उनको वो सेफ्टी लगे, उनको वो सिक्योरिटी लगे और वो तैयार हो कि वो वहां पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो मेरा जो अप्रोच रहेगा वो निश्चित तौर पे रहेगा कि पंचायतों को कैसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए। देखिए करना क्या, एक पंचायत में हमने काम किया, एक पंचायत को मॉडल बनाया, एक पंचायत को सेल्फ सस्टेनेबल बना दिया, जो मैं अभी नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। एक फ्लड बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पे कि जो हर साल आता है। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं फ्लड मैनेजमेंट पे काम करूँ, मेरा फ्लड मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि पंचायत में फ्लड अगर आता भी है तो वो नुकसान न कर सके। लेकिन क्या मेरा इतना पावर है? नहीं है, मैं वहां पे फेल हूँ, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी
मेरे केस की अगर बात करें तो मैंने 3 बार का फ्लड देखने के बाद चौथी बार में आप यकीन मानिए कि मैंने अपने पंचायत को बचा लिया। लड़के झगड़ के जैसे भी हो, मैं मिल करके मैंने हर थोड़ी दूर पे जहाँ पे पानी का प्रेशर होता था, मैं 3 बार वॉच करती रही कि कहाँ से मेरे पंचायत को नुकसान करता है, खेतों की फसलों को बहा ले जाता है, घरों का नुकसान करता है, और आर्थिक रूप से जहां से लोग मेहनत करके कमाते हैं वो जीरो पे ला देता है। तो कहीं से न कहीं से मैंने पहला जो किया वो फ्लड मैनेजमेंट पे काम किया, और इस बार का जो फ्लड आया वो मेरे पंचायत को छू भी नहीं पाया, क्योंकि वो हर जगह पानी निकलने के लिए पुलिया का निर्माण और 11 पुलिया और 2 बड़े पुल का निर्माण कराया, और एक सिंहवाहिनी पंचायत को इस बार के बाढ़ से बचा लिया। या वही चीजें सभी जगहों पे जहां फ्लड आता है वहां हो सकता है, क्योंकि हर बार जो काम करने वाले लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं वो फ्लड में टूट जाता है, और उन्हें 6,000 रुपए की राशि की घोषणा करके आधे लोगों को दी जाती है, आधे लोगों को नहीं दी जाती है। जबकि एक कच्चे घर भी बनाना हो तो भी उस घर को बनाने के लिए 40 से 50,000 1 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन आप 6,000 रुपए देकर के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो आप जो ये कहते हैं कि फ्लड आएगा या सूखा पड़ेगा तो हम ये 1500 या 1,000 की राशि या 6,000 की राशि आधा अधूरा देकर के जो फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, आप क्यों नहीं, आपका इस तरह का, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, अप्रोच होना चाहिए कि उस चीज को हम रोके कैसे, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, डिजास्टर्स तो आएंगे, लेकिन आपकी तैयारी क्या है कि उसका इफेक्ट बिल्कुल भी ना पड़े वहां के लोगों को, वो प्लानिंग क्या है, रेदर देन कि ये आएगा तो ये कर देंगे, इनको क्या है, इनको तो 1,000-1,500 रुपए दे करके इनको तो हम इनकी वोट खरीद लेंगे। हमेशा मनसा पॉलिटिकल क्यों होता है, दिमाग में ये क्यों होता है कि हम ऐसा करेंगे और वो पैसे दिखा करके हम उनसे जो है वो वोट ले लेंगे। ये इस तरह की मानसिकता से निकलने की जरूरत है। किसी भी सरकार को उनको मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, स्ट्रांगली मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। कहीं सूखा पड़ता है तो उसके लिए उनकी प्लानिंग क्या है, कहीं बाढ़ आता है उसके लिए प्लानिंग क्या है, ये इस पर काम किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अच्छा बनाइए और उसके आधार पे आप बाकी के डेवलप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने जो अपने पंचायत को बचाया इस बाढ़ के प्रकोप से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहारी समाज की ओर से। और अब मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने अपने पंचायत को बचा लिया, बट एट द सेम टाइम आप यह भी कहती रही कि पंचायत के मुखियाओं पर उनके वहाँ की जनताओं को भरोसा करना चाहिए या फिर वो विश्वास जताना चाहिए। बट इस जगह आप देख रही हैं कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी होता है जो आपने अपनाया, तो यही काम और जगह के मुखिया क्यों नहीं कर सकते? और मैं यह भी बताऊं मैडम, भले आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ऐसे मुखिया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है, क्योंकि मैं भी इंडिया में करीब दो जगह मैं, मतलब मेरा पैतृक स्थान है और मैं जहाँ पे मैंने स्कूल खोला है वहाँ पे 2 पंचायत से मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे लोग आज भी खुले में शौच करते हैं, जो कि आप अपने पंचायत में आपने पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि सारे घर में शौचालय पहुंचा दिए। तो ये मेरे पंचायत में तो मैं नहीं देखता हूँ। इसी तरह सड़क का प्रॉब्लम आज भी मेरे पंचायत में, बिजली का प्रॉब्लम आज भी मेरे पंचायत में है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये पूरी तरह से क्लीन चिट तो हम नहीं दे सकते हैं कि हाँ जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, उनको बस फंड से रोका जाता है, या कहीं से कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता भी है जहाँ जो कि रहनी चाहिए। उस तरह का दृढ़ संकल्प जो आपने दिखाया है मुखियाओं पर और पंचायत के मुखियाओं में भी रहनी चाहिए। इसका जवाब आप देंगी? इससे पहले अशोक जी का भी सवाल ले लें और एक साथ दोनों बातों का उत्तर आप दे दें। जी अशोक जी को। नमस्ते अवनी जी, मेरा नाम अशोक कुमार केसरी है। अवनी एक्चुअली मेरी बेटी के उससे मैंने लॉगिन किया है, तो अवनी जायसवाल आता है। माय नेम इज ओके रितु जी, नमस्ते। सॉरी, मैं एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं बिहार मीरगंज गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 30 साल से मीरगंज से बाहर हूँ। मैं जाता हूँ घर 10 दिन 15 दिन के लिए, उसके बाद फिर मैं कहीं ना कहीं, मैं पुणे था, मैं फॉरेन कंट्री में भी था, मैं बेंगलोर में अभी लोकेटेड हूँ पिछले 8 साल से। सो मेरा सिंपल 2-3 प्रश्न है, लेकिन मैं तीनों प्रश्न को एक साथ एकोमोडेट करके आपको पूछूंगा। हमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके एंड से? आपका बहुत सारी बातें मैं ऑलमोस्ट 40-50 मिनट से सुना, बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ द वे यू आर अप्रोचिंग। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली गैप आ रहा है,
वो चीज। दूसरा ये है कि हम क्यों बार बार बोलते हैं कि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं है। मूलभूत सुविधाएं के मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं है, ओके ठीक है, एग्री। रोड नहीं है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या हम मूलभूत सुविधाओं को ही आज ठीक करेंगे या उससे आगे बढ़कर देखेंगे? और तीसरा ये प्रश्न था, तीसरा और अंतिम, कि आपने बताया कि एक टीचर आपके पंचायत एरिया में जो टीचर हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं। हम वहां पर उस चीज को क्यों नहीं उसको ट्रेन करके, उसको एक अपॉर्चुनिटी देकर उसको आगे की तरफ कुछ और रास्ता दिखाएं। नहीं आ रही है। उन्होंने जो स्कूल के शिक्षक की बात की कि रेदर देन हम उनके अंदर क्वालिटी इंप्रूव करें कि वो पढ़ा सके, रेदर देन कि उनके हम ट्रांसफर की बात करें, वो मैटर हमारे यहाँ अलग था। झगड़े का मैटर था कि दो टीचर के बीच में काफी झगड़ा हो रहा था और वो उन दोनों को एक साथ नहीं रखना था, तो वो हमारे यहाँ का वो टोटली एक अलग ही मुद्दा था, जहाँ की बिना दोनों को हटाए हुए वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो सकता था। वो कहीं ना कहीं से शिक्षा की जगह ना रह करके लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बन चुका था। तो वहां पर निर्णय लेने की जरूरत थी कि दोनों को हटाया जाए या दोनों में से किसी एक को हटाया जाए। तो वहां पे ये बात नहीं थी कि क्वालिटी एजुकेशन या उनको ट्रेनिंग देने वाली वो बात नहीं थी। वो हमारे यहाँ का टोटली एक अलग मैटर था। हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने एज ए नियोजन इकाई का अध्यक्ष होने के नाते हमने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं से जो सरकारी तंत्र इस तरह से हावी है पंचायतों पे कि वो सही निर्णय को भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और ये दिखा दिया कि भाई कुछ भी कर लो, हम जो चाहेंगे वही होगा। मतलब कि आपके पास पावर है, दिया गया, लेकिन वो नाम मात्र का दिया गया। तो ये जो चीज है वो बहुत गलत है। तो पहली बात तो ये है कि वो एक एकदम अलग ही मुद्दा था, वो एक अलग बात था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मतलब उसी से दूसरा इम्प्लीमेंटेशन में गैप कहाँ आ रहा है? कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, कहाँ पर गैप हो रहा है? उसका डिमेरिट्स ओके, मैं किसी कारणवश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गैप कहाँ हो रहा है जिसके कारण हम काम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं कि जैसे बिहार के जो गांव हैं वो कृषि पे आधारित हैं या फिर वो वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर पलायन कर चुके हैं, बाहर की मजदूरी पे वो आश्रित हैं। तो हम पहले यहाँ की बात करते हैं कि चलो कृषि पे जो आधारित हैं तो उन्हें जो फंड अगर दिए जाते, जैसे जो बीज दिया जाता है किसानों को या जो फैसिलिटीज अगर दी जाती हैं, तो बीच में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो दलाल का काम करती है एजेंसी। जैसे मैं सीधा सीधा कहूं तो जैसे जो क्यों पंचायतों के काम पंचायतें कर रही हैं, किसान जो है वो पंचायत में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो दिया जाना चाहिए, जो कुछ भी दिया जाना चाहिए वो थ्रू डायरेक्टली पंचायतों को दे करके फिर उन तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन तक वो सही तरीके से पहुंचेगा, रादर देन कि किसी ऐसे एजेंसीज को बीच में रखा जाए, ऐसे विभाग को बीच में रखा जाए तो दलाल की भूमिका में है। मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि जो कृषि विभाग है, जो पंचायत और किसानों के बीच में बैठ करके एक दलाल की भूमिका में पूरी तरीके से है कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी पटाने की सुविधा नहीं है, पटवन की सुविधा नहीं है, हमें स्टेट बोरिंग की जरूरत है और उसके लिए हम अप्रोच कर रहे हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को, अगर हमें अनाज बीज मिलना है फसल का और उसकी सही कीमत पे हमें उसकी खरीदारी करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो बीच में वो क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया? ताकि वो वहां पर दलाली का काम कर सके कि नहीं वहां से वो लेंगे, कुछ पैसे वो लेंगे तब जा करके वो देंगे। ये क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं बाहर के स्टेट से सबक लेते हुए पंचायतों को स्ट्रेंथन किया जाए? बीच में वो गैप रखने की जरूरत क्या है? एक गरीब जनता को जो अनाज मिलना है और वो पंचायत है और वहां पे जो डीलर बैठे हैं, तो बीच में एमओ को रखने की जरूरत क्या है? क्यों ऐसे लोगों को रखा जाए जो पूरी तरीके से हैं सरकारी अधिकारी, हैं सरकारी बाबू, हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन पूरी तरह से दलाल की भूमिका में वो हैं। मैं आपको अपने पंचायत में 2 दिन पहले की बात आपको बताना चाहती हूँ, बहुत छोटी, क्योंकि आप एक ग्राम पंचायत की मुखिया से बात कर रहे हैं तो आपको जो उदाहरण मिलेगा वो बहुत अलग ही मिलेगा और जमीन पर वाला मिलेगा। एक उदाहरण देती हूँ, जो राशन जो पंचायतों को पीडीएस सिस्टम से जो दिया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि 25 तारीख जो होती है महीने की 25 तारीख,
वो लास्ट डेट होती है पिछले महीने के राशन के डिस्ट्रीब्यूट करने की। 25 तारीख के बाद 26 तारीख हुआ तो आपको अगले महीने का राशन वहां से शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, बायोमेट्रिक कर दिया गया है कि जो पहले आप अंगूठा लगाएंगे तो आपके को जितना अलॉटेड है वो आपको वो राशन दिया जाएगा। पूरा महीना निकल जाने के बाद, बस ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा, चूंकि आपने कहा है कि प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ हो रही है, उसका मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि कहाँ हो रही है। राशन आपको 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूट होना है। आप 1 तारीख से 25 तारीख तक क्या कर रहे थे? आपने वो राशन क्यों नहीं अलॉट किया आपके डीलर को? और जब 25 तारीख आया तो आपने एकदम से डीलर को बोला कि सबके घर जाकर के अंगूठा का निशान ले लो और राशन कल दे देंगे। तो हमारे ग्रामीण का फोन आया कि मैडम ऐसे ऐसे फोन आया है कि आज अंगूठा लगा दो, राशन कल देंगे। तो वो तो अगर हमें इस बात की जानकारी है, हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो चलो हमें जानकारी, हमारा दिमाग तुरंत ही खराब हुआ। मैंने कहा कल तो 26 तारीख शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बायोमेट्रिक जो लगाई जाएगी अंगूठे का, वो 2 लगाया जाएगा और राशन 1 मिलेगा। यानी 1 महीने का राशन बिहार सरकार के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा घपला करने की पूरी नीयत थी, जो कि मैंने उसको पकड़ा और तुरंत हमने एमओ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि हाँ मतलब ये ऐसा ऐसे है, हम कोशिश करेंगे कि पिछला भी राशन मिल जाए। तो यहाँ पे इंटेंशन तो दिख गया कि आपको घपला करने का। तो आप देखिए ना कि कैसे कैसे एजेंसीज को बीच में बिठाया गया है। क्यों पंचायतों के बीच में एजेंसीज बिठाने की जरूरत है? क्यों नहीं डायरेक्ट वो पावर ग्राम प्रधानों को देने की जरूरत है? क्यों नहीं डायरेक्ट वो पावर जो है वो देने की जरूरत है? और आपने कहा ना कि आप ग्राम प्रधान भी कहीं ना कहीं घेरे में है कि उनको मौका मिला, उन्होंने काम नहीं किया। तो क्यों ऐसा है कि पढ़े लिखे लोग आकर के काम नहीं का मुखिया नहीं बन सकते या नहीं? आज मुझे देख करके बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे यूथ है जो मुझे कॉल करते हैं कि मैं आपकी तरह पंचायत में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं फला कंपनी में, फला मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, लेकिन मैं बैंगलोर में हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। कई ऐसे फोन की वो बाहर सेटल्ड है, लेकिन उनका वो कहना था कि वो गांव में आकर के मुखिया बनकर के बदलाव के लिए मेरी तरह काम करना चाहते थे। तो जो लोग वो कैसे इंस्पायर हो? अगर मैं अपनी तकलीफें बयां करने लगूं कि यहाँ तो कोई पावर ही नहीं दिया गया, अपनी मर्जी से तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें तो पूरी तरह यहाँ गवर्नमेंट के रहमो करम पे, यहाँ के जो बीडीओ हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं या डीएम हैं या अन्य बाबूगिरी हैं, उनकी बाबूगिरी आपको करनी पड़ेगी। तो क्यों कोई मोटिवेट होगा और कहाँ से एक अच्छा विकल्प मिलेगा? एक बढ़िया अगर आपको लीडरशिप चाहिए तो निश्चित तौर पे अगर वो एजुकेटेड है और नई सोच के साथ है तो निश्चित तौर पे एक्सपेरिमेंट करेगा। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड किया जाना चाहिए? क्यों ऐसी नौबत आई कि आपको टाइड अनटाइड फंड को आपने जबरन टाइड किया? क्यों ऐसी नौबत आई? क्यों जरूरत है कि उन लोगों को उतनी ज्यादा वो मौका दिया जाए? ठीक है, आप बदलाव कब होगा? जब लोग बदलेंगे, जब जनप्रतिनिधि बदलेंगे, जब हम और आप बदलेंगे। तो हम बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ आकर के मुखिया बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हम अगर आ भी गए तो हमारे पास फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज का तो पावर ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो रिस्ट्रिक्टेड हो गए यहाँ पे, हम तो कर ही नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है, बड़े प्यार से जरूरी है कि सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि वो यूथ को कंफर्टेबल करें कि आप आओ ग्रामीण गांवों में जाकर के आप इलेक्शन लड़ो, आप अपना प्रतिनिधित्व दो, और लोग बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। कहने की बात होती है कि जैसे मैं ही अपनी बात करूं तो मैं कई बार कह चुकी हूं कि जहां बिहार के बारे में कहा जाता है कि जाति के कारण वहां पर इलेक्शंस जाति के आधार पे होते हैं, जीत और हार, वहां पे हमने साबित किया, हमारे पंचायत के लोगों ने ये साबित किया कि नहीं, हमारे पंचायत के लोगों ने जितना वोट हमें दिया, वहां पे मेरी जाति के सिर्फ 5 घर थे, बावजूद भी 1800 से ज्यादा वोट से हमारी जीत हुई थी। और आज आपको ये पता होगा कि आज मैं आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक मुखिया के साथ साथ एक राजद की नेत्री के तौर पे भी मैं मतलब जो जिम्मेवारी मुझे मिली, जो भरोसा किया गया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक, मुझे अभी आपको शायद पता हो कि टिकट दिया गया था मेरे विधानसभा, परिहार विधानसभा क्षेत्र का, वहां का मुझे टिकट मिला और विधायक के लिए मैंने इलेक्शन फाइट भी किया, लेकिन बहुत कम मार्जिन से मेरी हार हुई। 1500 ही थी, 72,000 के लगभग वोट हमें मिले थे वहां पे।
तो देखिए कि बदलाव कैसे होता है। एक तेजस्वी यादव जी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे यूपी और बिहार का राजनीति ही शुरू होता है कास्ट से, कास्ट इक्वेशन से, वहां पे अगर मैं अपने कास्ट की बात करूं तो उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी में मैं आती हूँ, ठीक है, हमारी कास्ट। उसके बावजूद भी उन्होंने एक डेयरिंग स्टेप उठाया, उन्होंने एक काम करने वाले लोगों को देने का काम किया। और ऐसे कई एग्जाम्पल इस बार एक और भी उनके द्वारा जो चुने गए थे, जैसे एक वीडियो है, एक नियोजित शिक्षक है, उनको टिकट देने का काम किया। तो ये बदलाव तब होगा जब जो अगर पार्टी बेस्ड है तो पार्टी वैसे लोगों को मौका दे जो कि चेंज के लिए काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो मौका पार्टी के द्वारा भी दिया जाना चाहिए। और ये लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि वो बाकी चीजों को, कास्ट और फला चीजों को हटा करके डेवलपमेंट की बात करें कि कौन हमारे लिए सही है, कौन सोचेगा, तब जाकर के मुझे लगता है कि हम बिहार को बदल सकते हैं या बदलने की बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक सवाल मृन्मय यशस्वी, ये अहमदाबाद से हैं, ये एज अ बैंक पीओ SBI बैंक में हैं और ये इंटरनेट के कनेक्शन के चलते जुड़ नहीं पाए, लेकिन इनका सवाल है। मैडम आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको आदत भी होगी हर तरह का सवाल लेने का, इसलिए आई थिंक जी, तो इनका सवाल मैं कह रहा हूँ, पहले आप जेडीयू में रह चुकी हैं, जेडीयू की मेंबर, और आपने नल जल योजना की अपने ट्वीट में बड़ाई की थी या फिर उसको बढ़ावा भी दिया था, लेकिन अभी आप किसी और दल में है, विपक्षी दल से जुड़ी हुई हैं, तो आपका स्टैंड अभी चेंज हुआ, तो वो क्या बाध्यता है कि आपका स्टैंड चेंज हुआ या क्या है? जेडीयू में मैं सिर्फ 9 महीने के करीब ही मैं रह पाई थी, रहना बहुत मुश्किल लगने लगा था वहां पे। और रही नल जल की बात, तो वो शुरू से ही वो फेल थी। हमने खुद कोशिश की कि हमारे पंचायत में ही वो सफल हो जाए वो योजना, कम से कम मैं तो ईमानदारी से काम करके वहां पर योजना को सफल करूं। लेकिन हुआ ये कि मैंने पहले भी बताया कि हुआ क्या कि 3 फीट पे, जो कि एस्टिमेट के हिसाब से कि स्टैंडर्ड वो था कि आपको पाइप लगाना है और पानी जाएगा, वो किया गया। लेकिन जब हमारे यहाँ पे फ्लड आया तो 25 फीट का गड्ढा हो गया और काफी, मतलब अगर मैं कहूँ कि 60 फीट उसकी लंबाई थी, नीचे जो डेप्थ था वो भी 25 से 30 फीट गहरा था। तो वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया। वो पाइप कहाँ गया बाढ़ की धार में कुछ पता नहीं, वो पूरी की पूरी तरह से वो खत्म हो गया। उसके बाद मुझे तकलीफ तब हुई जब हुआ कि नहीं, अब सभी वार्ड मेंबर पे कार्रवाई होगी कि उन्होंने खराब काम किया है। तो कहीं न कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये काम वार्ड मेंबर के द्वारा, वो डिजास्टर था और उससे निपटने के लिए कोई फंड अलॉट नहीं किया गया कि चलो ठीक है, इस कारण आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ और इस कारण ये फेलियर हो रहा है, तो उसके लिए नहीं, सीधा सीधा ये सवाल किया गया वार्ड मेंबर से कि अगर यहाँ पे पानी नहीं जा रहा है तो तुम जेल जाओगे। ये क्या तानाशाही है। एक नजर में वो चीज अच्छी लगी थी कि शायद इससे अच्छा होगा कि लोगों के घरों तक शुद्ध पीने का पानी जाएगा, मुझे भी लगा कि शायद ऐसा होगा। लेकिन जब वो काम पूरा हुआ और बाढ़ आया और जितना नुकसान हुआ, तो हमें लगा कि नहीं, ये अप्रोच ही सही नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि वन साइज फिट्स ऑल, वो अप्रोच ही सही नहीं है। आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वहाँ की जरूरतों के हिसाब से, मेरे पंचायत में जरूरत हैंडपंप की है, आप कह रहे हो कि बाढ़ का एरिया है फिर भी तुम पाइप से ही पानी पहुंचाओ, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। तो ये जो है अप्रोच, वो मैं चाहे जिस भी पार्टी में रहूं, ऐसा नहीं है कि मैं जेडीयू में थी तो मैं वही उनका गुणगान करती थी। मैं ही थी जो खुल करके शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की कुव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वहां रहते हुए मैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पार्टी में चले जाते हैं तो आप उसका गुणगान करने लगते हैं। आप जिस पार्टी में गए हैं उस परिवार के आप सदस्य के तौर पे हैं, तो आपकी अच्छी और बुरी बातें जो आपको लगती हैं वो आपको बेबाकी से रखना चाहिए उस चीजों को। इसका कभी कतई मतलब नहीं होता है कि नहीं अब हम चुप हो गए और हर बात पे आपको चुप रह जाना है। मैं जेडीयू में रहते हुए भी मैं ही थी जो मैंने खुल करके पीडीएस सिस्टम के बारे में बात किया था, और खुल करके जो भी वहां पे कालाबाजारी थी, जो भी था, वो आप देख सकते हैं कि उसके दौरान ही हमने कितना उसके ऊपर ये बात हमने खुल के रखा था। चाहे एक मसला था जिसमें कि सरकारी अस्पताल में एक जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है, तो भी मैंने उस बात को खुल के रखा। तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं था कि हाँ हम इस सरकार में अगर थे तो हम उनका गुणगान करेंगे और आज इसमें आ गए तो हम इनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती है। और यही चीजें रखनी पड़ेंगी आज के
जो लीडर है उनको वो अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर आप इस जगह पे गलत हैं तो दूसरी पार्टी आपकी उंगली उठाए या उसको कोई मौका मिले, उसके पहले आप खुद को ठीक कर लें। और हमें इसके लिए जरूरत है कि ये कभी भी ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं अब तो आपकी गलती भी मेरी और आपकी अच्छाई भी मेरी, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। जी, अन्य जनप्रतिनिधि करते हैं इसलिए सवाल भी बनता है, तो लोगों ने पूछा, बट ये काबिल तारीफ है कि आप ऐसे नहीं है, घर में एक परिवार है, आप परिवार का सदस्य हैं, तो डेफिनेटली अच्छे बुरे दोनों बातों को रखना चाहिए। अगला सवाल आई थिंक पीयूष राज जी की तरफ से है, और संक्षेप में सवाल पूछा जाए, इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन लेंगे संतोष की तरफ से। जी बढ़िया। थैंक यू सर। सबसे पहले रितु जी थैंक यू कि आप इतना ये सारे सवालों का आंसर दे रही हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने रिसेंटली एक गोल होटल बाजार करके ब्रांच अपना बिहार में खोला है। हम लोगों ने बहुत सारे किसानों से बात किया और बहुत ही सिंपल रीजन है वहां पर मतलब प्रॉब्लम लाइक किसानों के लिए सब लोग यही बोलते हैं कि मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ा इशू है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है। और आप जैसे मैं 40 मिनट से सुन रहा था कि आप लोग हर बात पे सरकार पर ज्यादा लाइक आप बता रही हैं रीजन। मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए मुखिया, आपने या फिर आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं कभी भी प्राइवेट या ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखा है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद सरकार पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाएंगे और अलग ऑप्शंस अपने लोगों के लिए ढूंढें और मार्केट प्रोवाइड करें फार्मर्स को। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी रितु जी, सरकार होती क्यों है? रितु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। सरकार ठीक है, सरकार होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर सरकार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेट ऑप्शन, स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, ऑल्टरनेट ऑप्शन अगर सरकार नहीं है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं और आप हैं जो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं है और सरकार को छोड़ करके करने की बात है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन हम और आप बैठे हैं ना। आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि आप यहाँ पे आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपकी जिम्मेवारी लेती हूँ लोकल स्तर पे जिस तरह की आपकी जरूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आपकी सेफ्टी का इश्यू है, आपके वहाँ पे किसी तरह की आपकी जरूरत है, लोकल लेवल पे आपको लेबर की जरूरत है या किसी भी तरह की जरूरत है, तो उसके लिए मैं हूँ। अगर सरकार नहीं है तो यकीन मानिए कि एक बहुत हेल्दी डिस्कशन है जो आज हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट नहीं है तो ऑल्टरनेटिव मैं और आप हैं कि आप यहाँ पे आए, आप इन्वेस्ट करें। आपको पेन होता है कि जो हमारे बिहार में इतना ज्यादा माइग्रेशन है और इस दंश को वो झेलते हैं। जो कोविड के पहले एक लेबर अगर बाहर जाता था तो जो 17,000 रुपए कमा के आता था वो आज 6,000 रुपए भी कमा के नहीं आ रहा है। हम बहुत, अगर स्थिति अगर यहाँ पे बात की जाए तो इतनी ज्यादा तकलीफ वाली हो चुकी है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब कोविड के टाइम, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि कोविड के टाइम पे जब बाहर लोग भूखे मर रहे थे और वहां पे क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं अब मरना ही है तो अपने घर जाके मरेंगे। वो कैसे भी करके यहाँ पे लोगों ने कर्ज लिया और काफी बड़े हेवी उस पे कर्ज लिया, पैसे भेजे गए, लोग वहां से जैसे तैसे अपने घर तक आए और सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई कि ये मिलेगा, स्किल मैपिंग होगा और अकॉर्डिंग टू स्किल मैपिंग आपको काम मिलेगा, मनरेगा से काम मिलेगा, फना होगा, तरह तरह के वादे किए गए। लेकिन यहाँ आए, आप यकीन मानिए वो 2 महीने नहीं रह पाए और फिर उतना ही पैसा कर्ज लेकर के वो दोबारा अपनी जगह पे जहां वो काम कर रहे हैं वहां लौटते हैं। और वहां पे एक महिला से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि कर्ज लेकर के पहले बेटे को बुलाया और फिर कर्ज लेकर के फिर बेटे को भाड़ा देकर के भेजा और आज 4 महीने हो गए हैं बेटे को गए हुए, लेकिन उसको वहां काम नहीं मिल रहा है और कर्ज हमारा, ब्याज हमारा बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए कि यहाँ स्थिति क्या हो चुकी है। सरकार अगर ऐसी है तो एकदम आपका मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको यही सवाल होना चाहिए कि हम फेडअप हो गए हैं, सरकार को छोड़ करके ही बात करने की जरूरत है। तो सही में अगर ऐसी सरकार पिछले 15 सालों में है तो उसको छोड़ करके ही बात करने की जरूरत है और हमारे और आपके जैसे लोगों ही बात करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से ही हम बिहार को, अगर हम लोग जैसे लोग आते हैं या आपके जैसे लोग आते हैं तो हम बचा सकते हैं।
तरह का कोऑपरेशन उन्हें देंगी। तो एक मैसेज अपने समकक्षी मुखियाओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, और एक मैसेज मेरे ऑडियंस के लिए, प्लीज रितु जी। देखिए, मैं अभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जनता जिस भरोसे पे आपको चुनती है कि आप ईमानदारी से उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, और जो शपथ आप लेते हैं जीतने के बाद भी कि मैं जनता के लिए खड़ा रहूंगा या मैं हूँ, मुझे लगता है कि उस पर आपको रहना चाहिए, और जो भी चीजें आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से की जानी चाहिए, और जो लोगों का हक है, जो वो उन तक, अगर वो 1 रुपया है तो कहते हैं ना कि वो चल के 1 रुपया ही उन तक पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी वो लें, और जिस भरोसे से जनता उनको चुनती है तो उसका फायदा उनको ही मिलेगा कि जनता अगली बार भी उनको ही जिताएगी। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही होने वाला है कि अगर वो अच्छे से काम करती हैं तो दूसरी बार उनको फिर से जीत मतलब मिलेगा कि ठीक है, वो फिर से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अच्छे लोग आए, मतलब लाइक जरूरी नहीं है कि एक जो माइंडसेट रह गया है कि मूछ वाला, जैसे मैं ही थी और मैं जाती थी तो लोग कहते थे मुखिया, मतलब अच्छा वो मेरे पति को ढूंढते थे आसपास। इवन अधिकारी, बड़े अधिकारी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ जहाँ 20 मुखिया हैं, तो यकीन मानिए कि मतलब एक 2 महीने पहले तक 5 साल बीतने वाला है और मुझे पता चला अच्छा ये मुखिया नहीं है, इनकी पत्नी मुखिया है, ये तो मुखिया पति है। तो ये जो है एक रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज टीयर में महिलाओं को, और कहीं ना कहीं सिर्फ उनको इसलिए लड़ाया जाता है कि ऑप्शन नहीं है, सीट तो महिला है, इसीलिए महिला को खड़ा करना मजबूरी है, काम तो पति, देवर, ससुर, जेठ ही करेंगे। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर एक जन्म से ही एक होता है कि वो मैनेज कर पाती हैं अच्छे से घर के साथ। महिला, गांव की ही महिलाएं हैं जो घर सेम टाइम पे अगर बाहर काम कर रहा है तो अपने बुजुर्ग माता पिता को भी देख रही है, खेत खलिहान भी देख रही है, मवेशी चारा भी देख रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है। तो कहीं ना कहीं से एक लीडरशिप क्वालिटी और एक मैनेजमेंट क्वालिटी एक महिलाओं के अंदर बाय बर्थ होता है। तो और वो अगर वो उनको मिला है तो वो हक ना मारे, और जो घर के जो लोग हैं, जो मेल मेंबर है, वो उनको सपोर्ट करें कि वो आके खुद से काम करें, क्योंकि महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं से एक होता है ना कि इमोशनल क्वोशेंट जो होता है वो थोड़ा हाई होता है, वो चीजें उनको सामने से प्रभावित करती हैं, किसी की तकलीफ उनको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करता है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर किसी की तकलीफ का फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप अच्छे लीडर भी नहीं हो सकते हैं। किसी की तकलीफ आपको विचलित नहीं कर सकती है तो आप एक अच्छे लीडर भी नहीं हो सकते हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको जनता ने चुना है, अपने अंदर एक अच्छा दिल रखें जो दूसरों के तकलीफ को देख करके उसको फर्क पड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग और हैं जो कि आकर के काम करना चाहते हैं, उनको वहां पर आकर के इलेक्शन लड़ना चाहिए, जनप्रतिनिधि के तौर पे आना चाहिए, और लोगों को भी चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को, वो पैसे पे ना जाए, वो पैसे वोट लेकर के पैसे लेकर के वोट ना करें, उनके टैलेंट, उनकी क्वालिटी, उनकी ईमानदारी को देख करके वोट करें। तभी हम लगता है कि इक्वली अगर इधर और उधर दोनों तरफ से, इधर से ऑनेस्टी है तो उधर से भी ऑनेस्टी होनी चाहिए, तभी एक बेहतर लीडरशिप सामने से आकर के काम करेगा। तो ये दोनों तरफ से बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी हमसे जुड़ने के लिए, हम आपका समय देने के लिए। आप देख रही हैं कि अनेक देश के कोने कोने से डिफरेंट टाइम जोन में रहते हुए भी लोग आपको सुन रहे हैं, और आपने यह भी मार्क किया हो कि लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बिहार के लिए, उस माटी से भले हम दूर हैं लेकिन उसके लिए हमारा दिल हमेशा धड़कता है, और जो भी लोग, जो भी जनप्रतिनिधि उसके लिए अच्छा काम करते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं एटलीस्ट कोई तो निकले, कहीं से तो आशा की किरण जगे और हम उसका समर्थन कर सकें, उसे प्रोत्साहित कर सकें। और इसी विजन, इसी मिशन, इसी उद्देश्य के साथ हमने आपको अपने मंच पर आमंत्रित किया, आपने अपना समय दिया। हम आप पर गर्व महसूस करते हैं कि बिहार की एक बेटी ने एक पंचायत को ऐसा एग्जाम्पलरी बनाया कि आज दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करें। और आप बस बिहार ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में प्रचलित हैं। बिहारी समाज कम से कम जहां भी है आप विख्यात हैं, और आपकी अचीवमेंट्स काबिल तारीफ है। मैं इसी के साथ अपने शब्द को विराम दूंगा, और मेरे सारे दर्शक जो हर बार इन सेशंस को से जुड़ते हैं, उन्हें मैं पुनः अपना धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह हमारा प्रोत्साहन करते रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमारे वक्ता जो स्पीकर आते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, ताकि अच्छे लोग और हम बुला सकें, आपसे रूबरू करा सकें, मैं उनसे बस आप कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी बिहार आए हमसे जरूर मिले,
और बिहार आए तो बिना हमसे मिले ना जाए, बिहार आए तो मिले और हम जुड़े रह सकते हैं। एक्टिविस्ट रितु ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, तो वहां पे भी हम लोग जुड़े रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन हम एक जुड़ने का माध्यम, क्योंकि सब अलग अलग जगह और अलग अलग टाइम जोन में हैं और बावजूद भी हम एक होकर के बात कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी बिहार आए तो प्लीज प्लीज हमसे मिले और फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से हम जुड़े रह सकते हैं। जी जरूर जरूर। और सारे श्रोतागण, सारे मेरे ऑडियंस, जब भी अगर आपको ऋतु जी से कुछ कांटेक्ट करना हो, कुछ अगर आप उस क्षेत्र में प्लान कर रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। बिल्डिंग बिहार की टीम आप एक ब्रिज का काम करेगी ताकि हम आपको जोड़ सकें। कुछ एक नया, अगर इस माध्यम से ही अगर हम कुछ नया कर सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। और मेरे श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगली बार फिर हम एक नए टॉपिक, एक नए पॉलिटिशियन, एक नए जनप्रतिनिधि जो आपको मोटिवेट कर सके, उनके साथ हम फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।